हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉलम्स एंड स्टड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रिजिड रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल इज हिंज्ड एट ए एंड इज मेंटेन इन इट्स वर्टिकल पोजीशन बाय 2 स्प्रिंग्स विद स्प्रिंग कांस्टेंट्स के। ये दोनों स्प्रिंग्स हैं, उसका आपका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? ये आपका दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? ये आपका स्टिफनेस है। अटैच्ड एट बी, दोनों स्प्रिंग्स हैं वो बी पे अटैच्ड है। द सिस्टम इज अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ पी व्हेन पी इज लेस देन पी सी आर। मतलब ये क्या है? ये आपका क्रिटिकल लोड है, तो जब भी आपका लोड पी लेस देन पी सी आर होगा वो आपका स्टेबल होगा। अगर पी इज इक्वल टू पी सी आर हो गया तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, और पी ग्रेटर देन पी सी आर हो जाएगा तो वो आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो डिपेंड करता है आपका पी सी आर के वैल्यू पे। द सिस्टम विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन पी अटेन्स अ वैल्यू ग्रेटर देन। सो पी ग्रेटर देन पी सी आर हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। किससे ग्रेटर हो जाना चाहिए? पी सी आर, तो वो पी सी आर का भी वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो क्रिटिकल लोड हमें निकालना है। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे? ये आपका स्प्रिंग्स का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अगर सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो स्प्रिंग्स है, दोनों आपके इक्विवेलेंट स्प्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो आपके दो स्प्रिंग्स है, ये आपके सीरीज में है कि पैरेलल में? अगर आपका सिर्फ ऐसा स्ट्रेट लाइन रहता तो ये आपका सीरीज हो जाता, लेकिन बीच में आप एक जंक्शन भी आ रहा है ना, तो ये आपके पैरेलल हो गए। ठीक है, सो इसमें आपका इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट स्टिफनेस हो जाएगा K प्लस K, डेट इज 2K। ये आपका इक्विवेलेंट स्टिफनेस हो गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है, या इसको हम दोनों स्प्रिंग को इक्विवेलेंट स्प्रिंग में बनाएं तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका बी रहा, ये स्टिफनेस 2K रहा, यहाँ पर लोड P लग रहा है ना। ये आपका रिजिड लोड, ये आपका बी, ये आपका हिंज ए, ये आपका फिक्स्ड एंड। ठीक है, ये आपका सी डी, ऐसा नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये आपका हिंज हो गया, ये इधर सपोज डिफॉर्म हुआ है। ठीक है, लोड अभी P लग रहा है, कितना डिफॉर्म हुआ है? ये आपका डेल डिफॉर्म हुआ है, लेकिन ये आपका यहाँ पर से हम ओपन कर दिए तो ये कुछ लोड इसको वापस खींचने की कोशिश करेगा ना, वो लोड क्या रहेगा? वो आपका R रहेगा। सेम यहाँ पर ये लोड R दिया है ना, तो ये आपका यहाँ पर भी स्प्रिंग इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो ये आपका R रहेगा। ठीक है, ये हो गया। स्प्रिंग भी तो इधर डिफॉर्म हो जाएगा ना, तो स्प्रिंग वापस इधर जाने की कोशिश करेगा, किस फोर्स से? आर फोर्स से। ठीक है, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो अब हमको पी के वैल्यू निकालनी है, ये आपका क्रिटिकल लोड पी की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हम मोमेंट अबाउट ए लेते हैं, तो आपका मोमेंट अबाउट ए, तो ये आपका क्या है? ये आपका पी का डिस्टेंस ए से कितना? ये तो डेल है ना, तो पी इंटू डेल, ये कौन सा डायरेक्शन? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये आपका आर है, ये आर इंटू ये लेंथ कितना है? ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये तो लेंथ ये गिवन है ना, तो R इंटू एल, ये कौन सा? ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तभी तो स्टेबल रहेगा। ओके, अब हमें P की वैल्यू निकालनी है, लेकिन R क्या है? R है आपका, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या होता है? ये आपका होता है स्टिफनेस इंटू आपका लेंथ, स्टिफनेस इंटू डिफ्लेक्शन। ये आपका स्टिफनेस क्या होता है? ये आपका फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ये रहता है। तो यहाँ तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होगा ना, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2K इंटू डेल, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक्चुअली R नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर अगर हम फोर्स लिख लें, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। सो ये आपका F, ये आपका F इंटू एल, तो F के जगह आ जाएगा 2K इंटू डेल। सो यहाँ पर 2K इंटू डेल लग देंगे, तो ये आ गया 2K डेल, और L तो है ही पहले से, ये हो गया। सो डेल डेल कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 2K L, ये आ गया। सो C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अ लॉन्ग स्ट्रक्चरल कॉलम लेंथ L विथ बोथ एंड्स हिंज। बोथ एंड हिंज्ड है, मतलब आपका इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल है, तो ये आपका L के इक्वल हो जाएगा। हिंज्ड है, बोथ फिक्स हो जाता तो आपका L/2 हो जाता, ध्यान रखना। इक्विवेलेंट लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन जीरो बेंडिंग मोमेंट, कंसेक्यूटिव जीरो बेंडिंग मोमेंट, इज एक्टेड अपॉन ए एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स P, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है P, दैट इज कॉलम मेंबर होगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग बेंडिंग ऑफ द कॉलम इज गिवन बाय EI इज इक्वल टू d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस py। ये तो आपका गवर्निंग इक्वेशन है ना, ये क्या है? ये आपका फ्लेक्सर इक्वेशन से डराइव होता है। ये आपका y डिफ्लेक्शन हो गया, where y is the structural lateral deflection and EI is the flexural rigidity. The first critical load on the column
रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बकलिंग इज गिवन बाय, तो आपका क्रिटिकल लोड ही निकालना है। क्रिटिकल लोड क्या होता है, ये आपका होता है पाई स्क्वायर ई आई बाय इक्विवेलेंट लेंथ का स्क्वायर। ध्यान रखना ये आई मिनिमम है, बार बार मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई, एल की जगह ये आपका एल स्क्वायर, ये हो गया। तो यही आपका आंसर है। इसमें कौन सा आ रहा है, सो ए है जिसमें आपका पाई के सामने 1, ठीक है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका a maximum tensile stress at a section xx shown in the given figure is, इसे maximum tensile stress निकालना। maximum किस सेक्शन पे रहेगा, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट का बनाते हैं, है ना, ठीक है। वैसे राइट से शुरू करना चाहिए, फोर्स क्योंकि वहाँ पर लग रहा है। राइट से शुरू किए, क्रॉस सेक्शन आपका बी डी है, तो यहाँ आपका फोर्स पी लग रहा है, तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी तो फोर्स पी लगेगा ना। यहाँ पर आपका सेक्शन यहाँ पर रिड्यूस हो गया, ये सपोज डायमेंशन बी डी है, तो यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो डी वाला टर्म है वो हाफ हो जाएगा, तो ये आपका डी बाई 2 हो गया, ये आपका बी है, ये आपका डी है, ये आपका बी है। तो यहाँ पर भी फोर्स आपका यहाँ पर लगेगा, इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपका फोर्स पी, यहाँ पर आपका फोर्स पी। अब यहाँ पर अगेन इसके जैसा सेम रहेगा, ये आपका रहेगा डी और ये आपका बी, तो फोर्स यहाँ पर पी, यहाँ पर पी। सो ये आपका फर्स्ट ले लो, ये आपका सेकंड ले लो, ये आपका थर्ड ले लो। तो आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड है, वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस सेम रहेगा। स्ट्रेस से क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है पी, एरिया क्या है बी, पी डी, तो ये हो गया पी बाय बी डी, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम पूछा है, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में तो आपका पी बाई बी डी है, सेकंड में देखना है कितना है। यहाँ पर पी बाई बी डी से सभी तो बड़े हैं ना, तो ये तो नहीं जाएगा, मतलब आपका जो भी सेकंड में रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ सेकंड को ड्रॉ करते हैं, ओके 1 सेकेंड, हाँ सिर्फ आपका सेकंड को ड्रॉ किए, तो यहाँ पर आपका P लगा लोड, यहाँ पर आपका D/2 है और ये आपका B है। लेकिन आपको स्ट्रेस निकालना है, तो इसको कुछ इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है ना, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, इसके लिए न्यूट्रल एक्सिस ये है, तो कुछ इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका P/A तो लगेगा ही लगेगा। इसको यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे, अगर न्यूट्रल एक्सिस में लाएं तो यहाँ पर एक फोर्स आ गया P, ठीक है। लेकिन एक मोमेंट भी तो जनरेट होगा, वो मोमेंट क्या होगा P इंटू ई, कितने इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, इसेंट्रिसिटी इसका न्यूट्रल एक्सिस और ये आपका जहाँ पर लोड लग रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये कितना, ये आपका ओवरऑल D/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका D/4 है। सो इस केस में E इज इक्वल टू D/4, ओके। P/A, अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस भी आता है, प्लस अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो प्लस, यहाँ पर निकालना है तो माइनस, लेकिन हमें टेंसाइल निकालना है, टेंसाइल लग रहा है ना, तो हमें प्लस टेंसाइल ले रहे हैं तो आपका प्लस लेंगे, प्लस M/Z, ये हो गया। तो P तो आपका सेम फोर्स लग रहा है। ए कितना है, इसमें आपका एरिया कितना है, बी है, और ये आपका डी है, एरिया आपका इसमें आपका BD/2 है, ठीक है। उसमें आपका फर्स्ट और थर्ड में BD था, इसमें क्योंकि हाफ हो गया तो BD/2 है, प्लस मोमेंट कितना है, ये आपका P इंटू ई कितना है D/4, Z क्या होता है BD²/6, लेकिन यहाँ पर D क्या है, D की जगह यहाँ पर D/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा B इंटू D/2 का स्क्वायर बाय 6, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो हो गया 2P/BD, ये हो गया, प्लस आपका B, आपका ये आपका D, अच्छा पहले लिख ही लेते हैं, BD आपका 1/4 नीचे है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो ये आपका 3/2 ये हो गया। अब ये आपका BD² और ये 2 का स्क्वायर, लेकिन ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर चले जाएगा, तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 1 2 तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 1D, ये आपका 1D कैंसिल, तो ये हो गया P/BD कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 इंटू 2 6, तो ये आपका 2 + 6 दैट इज, ये क्या आ जाएगा 8P/BD, ये हो गया, ठीक है। 8P/BD दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमें मैक्सिमम टेंसाइल लिखना था, तो मैक्सिमम टेंसाइल आ रहा है 8P/BD, सेकंड में, फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है आपका P/BD, तो वो आपका स्मॉल है तो उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका अ रिजिड बार GH ऑफ लेंथ L इज सपोर्टेड बाय हिंज एंड स्प्रिंग ऑफ अ स्टिफनेस K एज शोन इन द फिगर बिलो। द बकलिंग लोड PCR ऑफ द बार इज, बकलिंग लोड निकालना है, ठीक है। अगेन ऐसा मेंबर है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये आपका हिंज है, इधर स्वे करेगा, लोड इधर लग रहा है P, कितना स्वे करा, ये आपका डेल, लेकिन इसको कोई फोर्स खींचेगा भी ना, कौन सा फोर्स, सपोज ये आपका फोर्स लग रहा है F, तो ये आपको उधर खींचेगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर से तो ये इसको खींचे रखा है स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग क्या पीछे चले जाएगा, ये आपका पीछे चलेगा, लेकिन आपका फोर्स खींचेगा ना, फोर्स क्या हो गया, सपोज ये आपका F, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इसका स्टिफनेस K है, ओके। तो अब मोमेंट लेंगे, मोमेंट अबाउट G ले लेंगे, मोमेंट अबाउट समेशन मोमेंट अबाउट G इज इक्वल टू 0, दैट इज P
P को अगर इधर वर्टिकली ले तो P और G के बीच में डिस्टेंस कितना है, डेल है ना, तो P इंटू डेल इज इक्वल टू, ये आपका F लग रहा है, F इंटू लेंथ कितना है, F इंटू आपका लेंथ, F इंटू लेंथ, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस इंटू डिफ्लेक्शन, या फिर स्टिफनेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ये रहता है, ठीक है। तो F के जगह से आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, K इंटू डेल, तो P डेल इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K इंटू डेल इंटू एल, सो डेल डेल कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू के एल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, दैट इज C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ टू स्टील स्ट्रिप्स each of thickness T and width B is shown in the figure below. The critical loads of the column with perfect bond and without a bond between the strips P and P naught respectively, the ratio of P and P naught. तो इसमें क्या दो critical load दिए, P P naught. P naught कब है, जब आपका perfect bond है, P naught क्या है, जब आपका bond नहीं है, without a bond, ठीक है। तो दोनों के बीच का रेशो निकालना है। अब आपका जब बॉन्ड परफेक्टली बॉन्ड है तो ये तो ये पूरा एज अ एक रेक्टेंगल बिहेव करेगा ना, अगर परफेक्ट बॉन्ड रहेगा, ठीक है। किसी फैमिली में अगर परफेक्ट बॉन्ड है तो एज अ एक यूनिट एक्ट करेगा ना, लेकिन अगर परफेक्ट बॉन्ड नहीं है तो सब इंडिविजुअली एक्ट करेंगे, तो आपका परफेक्ट बॉन्ड नहीं रहेगा तो ये दोनों आपका इंडिविजुअली एक्ट करेंगे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई, आई क्या हो जाएगा, परफेक्ट बॉन्ड ना, तो ये दोनों एक जैसे एक्ट करेंगे, डेट इज का B क्या है, आपका B रहेगा। थिकनेस क्या हो जाएगा, थिकनेस आपका D क्या हो जाएगा, ये आपका 2T रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आई इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, बी डी क्यूब, b इंटू 2t क्यूब बाय 12, ये आपका पी नॉट पाई स्क्वायर ई आई बाय एल ई स्क्वायर। लेंथ क्या है, लेंथ आपका कुछ गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो ये आपका एल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। क्रॉस टू ईच ऑफ थिकनेस इज शोन इन क्रिटिकल लोड्स ऑफ द कॉलम। अच्छा, दोनों के बीच में आपका कौन सा क्या बोलते हैं, एंड कंडीशन दिया नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे सपोज आपका लेंथ एल है या एल ई स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। जब दोनों का क्रॉस सेक्शन का ही डिफरेंस है ना, लेंथ का तो कोई डिफरेंस है ही, सेम ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब इसका क्या रेशो लेना है, सपोज P बाय P नॉट लेना है, तो क्या हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में P स्क्वायर ई, अब I क्या हो जाएगा, दोनों का इंडिविजुअली लेंगे क्योंकि परफेक्ट बॉन्ड नहीं है, तो दोनों अलग अलग एक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का आपका I, इसका I इसके अबाउट निकालेंगे, इसका I इसके अबाउट निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों का I तो सेम रहेगा ना, तो 2 इंटू किसी एक का निकाल लेते हैं, किसी एक का सपोज बॉटम वाले का निकाले, तो B इंटू डी कितना है, सिर्फ आपका T है, सो B इंटू टी क्यूब बाय 12, ये आपका बॉटम में आ गया, डिवाइड बाय एल ई स्क्वायर, ये हो गया, दोनों का रेशो मिल रहा है, तो ये आपका एल ई स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर ई कैंसिल, ये आपका B कैंसिल, ये आपका 12, ये आपका 12 कैंसिल, क्या क्या बचा, ये हो जाएगा 12, अब यहाँ पर भी टी क्यूब है, यहाँ पर भी टी क्यूब है, तो टी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ऊपर 2 का क्यूब डेट इज 8 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो 8 बाई 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया, डेट इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द कंप्रेशन मेंबर। हमें कंप्रेशन मेंबर के लिए कुछ आपके स्टेटमेंट्स दिए गए, द क्रिटिकल, अच्छा ये आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें इसमें बताना है 2 स्टेटमेंट्स कौन कौन से, ठीक है। द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन स्लेंडरनेस रेशो। अब आपको स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस सपोज आपको याद नहीं है तो क्रिटिकल लोड लिख लो P स्क्वायर आई ई आई बाय आपका, अगर ये भी याद नहीं, इसको कैसे याद करोगे, पाई को कैंसिल करना है, तो पाई किससे शुरू हो रहा है, आपका ई से, तो यहाँ पर ई लिख दो, ई आई को भी तो कैंसिल करना है ना, लेकिन हम इसको यहीं लिखेंगे तो हमें इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, तो पी आई ई, ये हो गया, ये 2 टर्म है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, नीचे आपका एल स्क्वायर कर दो, एल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ओके, अब आपका क्या बोल रहा है, आपको स्ट्रेस के बारे में बोल रहा है ना, तो आपका आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर स्क्वायर, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई ए आर स्क्वायर बाय एल ई स्क्वायर, तो ए को इधर ले गए तो ये आपका स्ट्रेस हो गया, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई, ये आपका आर स्क्वायर है, ये एल ई स्क्वायर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशो एल ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये होता है, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में लैम्डा स्क्वायर, मतलब स्ट्रेस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज होगा अगर आपका स्लेंडरनेस रेशो डिक्रीज होगा, मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका 1 तो सही हो गया ना,
ठीक है। द अफेक्टिव लेंथ डिपेंड्स ऑन द बाउंड्री कंडीशन, बिल्कुल सही है। हिंज है कि फ्री एंड है कि आपका फिक्स है, उस पर डिपेंड करता है अफेक्टिव लेंथ, तो ये भी सही हो गया। द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इज कंप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ स्लेंडरनेस रेशो, लेकिन यहाँ पर तो देखे ना, यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका स्ट्रेस है वो तो डिपेंडेंट ऑन स्लेंडरनेस रेशो है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 3 तो गलत हो गया। ठीक है, 1 2 3, 1 2 सही है, 3 गलत है, तो अभी तक कौन सा सही है आपका, इसमें 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, सिर्फ इसी में 1 है, तो डी ही होना चाहिए। 2 भी सही है, 3 भी नहीं है, मतलब आपका 4 तो सही होगा। चेक कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ अफेक्टिव लेंथ टू इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू स्लेंडरनेस रेशियो। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया था, यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू होता है एल ई बाई आर, यहाँ पर एल ई बाई आर का स्क्वायर था, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर लेमडा स्क्वायर आ गया था। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, अफेक्टिव लेंथ, द रेशियो ऑफ अफेक्टिव लेंथ टू रेडियस ऑफ गायरेशन इज स्लेंडरनेस रेशियो, तो यही तो होता है ना, तो आपका 4 भी आपका सही है, डेट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका, अ स्केच शोज अ कॉलम विद अ पिन एट द बेस एंड रोलर एट द टॉप, इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स P एंड द मोमेंट M एट मिड हाइट, द रिएक्शन एट R इज, हमें रिएक्शन निकालना है। अच्छा, रिएक्शन निकालना, ध्यान रखना, ये नहीं बोला कि वर्टिकल निकालना है कि हॉरिजॉन्टल, रिएक्शन मतलब दोनों निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया, वर्टिकल फोर्स अलग दिया, हॉरिजॉन्टल अलग दिया है, तो आपका कभी कभी ऐसा दिया हो सकता है, कभी कभी दिया रह सकता है, दोनों का रिजल्टेंट उसमें एंगल भी दिया होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, सो इसमें आपका पहले तो आपका वर्टिकल निकाल लेते हैं। आपका यहाँ पर रोलर लगा है, मतलब वर्टिकली क्या है, ये आपका फ्री है इस पॉइंट पे, मतलब वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकली फ्री है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा, मतलब आपका रिएक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तो आपका वर्टिकल फोर्स लग रहा है ना, तो इसको कौन सा बैलेंस करेगा, इसको हेंज बैलेंस करेगा, तो ये आपका P यहाँ पर लगेगा, तो ये आपका वर्टिकल फोर्स तो P रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स इक्वल टू P, ये सही है। अब आपका वर्टिकल फोर्स इक्वल टू P/2, ये गलत है। यहाँ पर वर्टिकल फोर्स P तो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, M/H, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कि नहीं, ये आपका चेक करना है। यहाँ पर तो मेंशन नहीं है, यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर तो वर्टिकल फोर्स P/2 है, तो ये भी गलत है, तो A और C में हमें चेक करना है। ठीक है, ओके, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मोमेंट लग रहा है, ठीक है, और कोई वर्टिकल लोड लग रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है क्या, नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लोड आपका, ठीक है, इसके कारण तो नहीं है, मतलब मोमेंट के कारण आएगा, तो ये आपको हॉरिजॉन्टली ये क्या नीचे कर, लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट साइड में करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसमें रिएक्शन क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल, ये आपका राइट साइड में आएगा। कितना आएगा, नेट मोमेंट बाय आपका लेंथ कितना है h, तो ये आपका M/H, यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड, राइट साइड में आएगा, यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में आएगा। यहाँ पर लेफ्ट क्यों, यहाँ पर मोमेंट क्या है, राइट साइड में जा रहा है, तो आपका रिएक्शन लेफ्ट साइड में होगा, डेट इज नेट मोमेंट बाय लेंथ, डेट इज h, तो M/H, डेट इज C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, इसको समझ नहीं आ रहा है तो इसको टेढ़ा कर लेना, आसानी से बन जाएगा, इसको हम देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, टू बीम्स आर कनेक्टेड बाय लीनियर स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर, फॉलोइंग फिगर, फॉर अ लोड P एज शोन इन द फिगर, द परसेंटेज ऑफ द अप्लाइड लोड कैरिड बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना लोड आ रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ लोड P का, कितना परसेंट लोड स्प्रिंग में आ रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसको आपको, इसमें एक बीम है, उसमें फोर्स लग रहा है, फिर स्प्रिंग है, फिर दूसरा बीम है, तो क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम बने तो आपका एक तो ये आपका फिक्स्ड है, ये आपका कैंटिलीवर हो गया, यहाँ पर आपका लोड लग रहा है, लेकिन आपका फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो यहाँ पर भी तो कुछ लोड लगेगा ना, सपोज ये आपका लोड R हो गया, ये आपका स्प्रिंग है, यहाँ पर लोड R है तो ये भी तो लोड R रहेगा ना, इसको बैलेंस करेगा। यहाँ पर आपका कंप्रेशन है तो यहाँ पर भी कंप्रेशन होगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर लोड है तो ये तो बोरो किया हो गया ना, तो कहाँ से, ये आपका दूसरे बीम से बोरो किया है, तो यहाँ पर आपका R लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ओके, इसका स्टिफनेस गिवन है, स्प्रिंग का स्टिफनेस गिवन है, डेट इज 3EI/2L3। ओके, अब ये डिफ्लेक्ट सपोज कितना हो रहा है, ये आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है सपोज डेल, ये कितना, अब ये भी ये जब डेल से डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये भी तो डेल से डिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, लेकिन सपोज ये आपका डिफ्लेक्शन डेल 1 हो रहा है, कुछ अमाउंट आपका कम हो रहा है, तो ये कम अमाउंट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर रहा है, तो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, अगर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग निकालना है तो ये जाएगा डेल माइनस डेल 1। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, वो उसका स्टिफनेस दिया है, तो स्टिफनेस आपका फोर्स है, सपोज स्प्रिंग में R दिया है, तो R क्या होता है, स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन, या तो स्टिफनेस निकालना है तो स्टिफनेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो हमें तो आपका डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R/K, तो हमें फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स तो R लग रहा है ना फ्री बॉडी डायग्राम से, तो ये हो जाएगा आपका R बाय स्टिफनेस क्या है, KS, तो KS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3IE/2L3, ये आपका डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग हो गया।
रिफ्लेक्शन ऊपर वाले बीम का कितना हो रहा है, ऊपर वाले बीम में लोड कितना लग रहा है, ऊपर P नीचे R, तो नेट कितना हो जाएगा P माइनस R। तो ये आपका कैंटिलीवर, उसमें आपका लोड कितना लग रहा है PR, तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होता है इसमें P ये होता है PL³ बाय 3EI। ठीक है, ये हो गया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक्चुअल लोड क्या लग रहा है P माइनस R, तो ये हो जाएगा P माइनस R L³ बाय 3EI माइनस डेल वन का क्या R लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा R L³ बाय 3EI। ये हो गया, तो यहाँ पर 3EI कैंसिल हो गया, L³ ये आपका L³ ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2L R इंटू, ठीक है करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2R इज इक्वल टू P माइनस R इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका 2R इज इक्वल टू P माइनस R, तो ये हो जाएगा 4R इज इक्वल टू P, डेट इज R इज इक्वल टू P बाय 4। मतलब आपका स्प्रिंग में कितना लोड लग रहा है R, डेट इज ये P बाय 4, मतलब P का 1/4, डेट इज 25% ऑफ लोड आपका स्प्रिंग में आ रहा है। ठीक है, सो ये आपका 25% हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका, कंसिडर 2 एक्सियली loaded columns namely 1 and 2 made of linear elastic material with a Young's modulus 2 into 10⁵ MPa। दोनों आपका एक्सियली लोडेड कॉलम्स है जिसमें यंग्स मॉडुलस क्या है 2 into 10⁵। ठीक है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ वाइड विथ साइड 10 mm, जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, साइड ऑफ 10 mm एंड लेंथ 1 मीटर, दोनों का आपका प्रॉपर्टी सेम है। फॉर कॉलम 1 वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, वन एंड फिक्स्ड अदर इज फ्री। फर्स्ट के लिए एक आपका फिक्स्ड है, दूसरा फ्री है, तो इसमें इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाता है, इसमें 12 हो जाता है। फॉर कॉलम 2 वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज पिन्ड, आपके दूसरे कॉलम में एक तो फिक्स्ड ही है, दूसरा आपका पिन्ड हो गया। ठीक है, तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ हो जाता है, दोनों अलग अलग है ना, तो ये आपका L/√2, दोनों फिक्स्ड है तो L/2, दोनों हिंज है तो L। ठीक है, ये आपका L/√2 ये हो गया। Based on the Euler's theory, the ratio of the buckling load of the column 2 to buckling load of the column 1, तो ये आपका रेशियो ऑफ 2:1 निकालना है। ध्यान रखना, रेशियो ऑफ कॉलम 2 टू कॉलम 1 निकालना है, 1/2 मत कर देना क्योंकि 1 पहले है। तो बकलिंग लोड ऑफ कॉलम 2 बाय बकलिंग लोड ऑफ कॉलम 1, बकलिंग लोड ऑफ कॉलम 2 पाई स्क्वायर EI, दोनों का तो आपका क्रॉस सेक्शन सेम है तो I सेम रहेगा, पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर, मतलब आपका L/√2 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर पाई स्क्वायर EI ये आपका बॉटम में आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2L का स्क्वायर, ये हो गया। तो पाई स्क्वायर EI कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 है लेकिन ये आपका डिनोमिनेटर में तो 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो गया। ठीक है, दैट इज 8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था तो इसको ध्यान से देखना। एन एलिवेटेड सिलेंड्रिकल वाटर स्टोरेज टैंक इज शोन इन द फिगर, द टैंक हैज़ इनर डायमीटर ऑफ 1.5, जो ये टैंक है ना वाटर टैंक, उसका इनर डायमीटर 1.5, इट इज सपोर्टेड ऑन अ सॉलिड स्टील सर्कुलर कॉलम ऑफ अ डायमीटर 75 mm। ये किस पे सपोर्ट कर रहा है, सॉलिड स्टील सर्कुलर कॉलम, तो ये आपका कॉलम है, उसका डायमीटर कितना है, ये आपका 75 mm, ये आपका डायमीटर हो गया। एंड टोटल हाइट कितना है, ये आपका जो L गिवन है ना, ये आपका 4 मीटर है। Take a water density is equal to 1000 kg per meter cube and acceleration due to gravity is a 10 meter per second square. If elastic modulus E of steel is 200 GPa, 200 GPa दिया है तो ये हो जाएगा 2 × 10⁵ MPa। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 × 10⁵ ये आपका MPa, GPa 10⁹ पास्कल होता है, MPa 10⁶ होता है, तो 2 × 10⁵ MPa। MPa क्या होता है, ये आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक्चुअली MPa होगा आपका, पास्कल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा MPa 10⁶, तो ये आपका 10⁶ और ये आपका नीचे मीटर स्क्वायर है तो ये आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ओके, तो आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर 2 × 10⁵। इग्नोरिंग सेल्फ वेट ऑफ द टैंक फॉर सपोर्टिंग द स्टील कॉलम टू रिमेन अनबकल्ड, अनबकल्ड मतलब फेल नहीं होना चाहिए। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वाटर परमिसिबल इन मीटर राउंड ऑफ टू डिसिमल प्लेसेस इज, मतलब कितना वाटर रहना चाहिए जिसमें इसमें बकल नहीं होगा, मतलब आपका जो भी वाटर, अच्छा सेल्फ वेट आपको इग्नोर करना टैंक का, मतलब आपका क्या वेट एक्ट कर रहा है, सिर्फ जो पानी है उसी का वेट एक्ट कर रहा है, मतलब वेट ऑफ वाटर शुड बी लेस देन क्रिटिकल लोड। क्रिटिकल लोड यहाँ पर जो लग रहा है वो वेट ऑफ वाटर उसका हमेशा कम रहना चाहिए, तभी वो बकल नहीं रहेगा, तभी वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इसका वेट डेंसिटी इंटू रो जी, इसका तो हमें वॉल्यूम पता है ना। ठीक है, सो आपका वेट डेंसिटी इंटू रो जी, वेट डेंसिटी तो वेट डेंसिटी होता है आपका वेट बाय
आपका वॉल्यूम, तो वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो रो जी क्या हो गया, तो वेट डेंसिटी हो गया ना इनटू वॉल्यूम, तो इसको लिखें रो जी वी इज लेस देन क्रिटिकल लोड, तो ये क्रिटिकल लोड कितना हो, ये आपका पाई स्क्वायर ई आई बाय एल ई स्क्वायर, ये ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा रो जी वी शुड बी लेस देन पाई स्क्वायर ई आई बाय एल ई स्क्वायर, तो ये आपको सब्स्टिट्यूट करते हैं, रो कितना है आपका, ये आपका डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है आपका 1000 है ना, अच्छा इन मीटर निकालना है ना, हाइट ऑफ वाटर कितना हाइट ऑफ वाटर रहेगा, तो इसको सबको मीटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जी कितना ये आपको 10, ये आपको गिवन है, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल के केस में क्या होता है, ये आता है आपका ठीक है ए रेक्ट, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर क्या है, आर हमें यहाँ पर 1.5 ये आपका डायमीटर है, तो आर क्या हो जाएगा 1.5/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट ऑफ द वाटर, तो यही तो हमें निकालना ना, शुड बी लेस देन, ये आपका पाई स्क्वायर, ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर में रखें, लेकिन ये तो टोटल लोड ही है ना, ये आपका वेट है, वेट किस में आता है, वेट आपका 1 सेकेंड, सो वेट आपका न्यूटन में आएगा, ठीक है, ये आपका न्यूटन का यूनिट हो गया, ध्यान रखना है यहाँ पर मीटर केजी सब ऐसा ही में रखें, अच्छा अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आपका पाई स्क्वायर हो गया, ई किस में रखना है, ये आपका 2000 जीपी है, इसको 2 × 10⁵ MPa है ना, तो ये आपका न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी रख सकते हैं जिसमें चाहे रखना चाहो, लेकिन हमें mm में रखेंगे, क्यों रख रहे हैं देखते हैं, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर में रखें, तो ये आपका तो mm स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पर तो हमें मीटर रखें, तो ये आपका mm स्क्वायर हो गया, ई ये आपका क्या है, ई की जगह mm स्क्वायर रख देते हैं, आई क्या है, ये आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर, आई क्या है, ये तो mm4 है ना, तो ये आपका mm स्क्वायर mm4, तो यहाँ पर mm स्क्वायर आया, नीचे क्या है, नीचे भी अगर मिलीमीटर में रखेंगे तो ये आपका mm स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका mm स्क्वायर या mm4 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब अब अल्टीमेटली न्यूटन आएगा, तो इसलिए सभी यूनिट आपका मैक्सिमम इसका mm 75 mm दिया है, तो और इसको यहाँ पर भी आपका न्यूटन पर mm है, इसलिए हम इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही रखेंगे, ठीक है, आपको मीटर में रखना, मीटर में रखो, अल्टीमेटली आपको न्यूटन मिल रहे हैं ना, ओके, आई क्या हो जाएगा, अच्छा क्रॉस, ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, तो उसके लिए क्या होता है π/64 इंटू d4, तो π/64 इंटू डी कितना है, इसका डायमीटर कितना है 75 mm, तो 75 टू द पावर 4 ये हो गया, डिवाइड बाय एल ई स्क्वायर, अब एल ई इफेक्टिव लेंथ निकालना है हमें, लेंथ तो पता है 4 है, आपको mm में करना है तो 4000 हो गया, यहाँ पर क्या है, ये आपका फिक्स है, यहाँ पर क्या है, ये आपका लोड एक्ट कर रहा है ना, तो कहीं से हिंज या फिक्स है क्या, कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, एक तरफ फिक्स है एक तरफ फ्री है, ये आपका लोड एक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया फिक्स फ्री, तो ये आ जाएगा इफेक्टिव लेंथ 2 × 4 × 1000 ये आपका स्क्वायर, तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सो आपका h आ जाएगा, h शुड बी लेस देन आपका h शुड बी लेस देन, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 2.71 मीटर, आपको पूछा गया क्या गया था, फॉर द सपोर्टिंग स्टील कॉलम टू रिमेन अनबकल्ड द मैक्सिमम डेप्थ, तो मैक्सिमम डेप्थ कितना हो सकता है अनबकल होने के लिए, ये आपका 2.71, इससे ज़्यादा होगा तो ये आपका फेल हो जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा हो गया तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल लोड से ज़्यादा वेट एक्ट करेगा, तो ये फील हो जाएगा, इसलिए h शुड बी लेस देन 2.71 लेस देन इक्वल टू, ये आपका लेस देन इक्वल टू में न्यूट्रल कंडीशन रहता है, तो ये आपका मैक्सिमम कितना हो गया, ये आपका 2.71 मीटर, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सो आपके 2 मार्क्स में इतने ही क्वेश्चन थे, थैंक यू वेरी मच।